मैं बेऔलाद थी। पति अपनी बहन का 15 साल का बेटा हमारे घर ले आया क्योंकि वो अनाथ था। पति दूसरे देश रहते थे। मैं और मेरी ननद का बेटा अकेले घर पर होते थे। एक दिन मुझे चक्कर आए तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मेरे पति को गए 1 साल होने वाला था, फिर कैसे मुमकिन था? सच जानने के लिए मैंने अपने कमरे में कैमरा लगवा दिया। सुबह उठकर कैमरे में देखा तो कदमों तले से जमीन सरक गई थी, क्योंकि मेरी ननद का बेटा, मेरे पति बाहर के देश में नौकरी करते थे और मैं हिंदुस्तान में अकेली रहती थी। मुझे तन्हाई का एहसास हरगिज न होता अगर मेरी कोई औलाद होती। मेरी शादी को 3 साल बीत गए थे, लेकिन मैं औलाद की खुशी को तरसी हुई थी। इस बार मेरे पति रवि जब दुबई से लौट कर आए तो कुछ दिन बाद ही हमारे साथ एक ऐसा हादसा पेश आ गया जिसने हमारी सूझबूझ ही गुम कर दी थी। मेरे पति की एक ही बहन थी जो उनसे बड़ी थी। उसकी शादी मेरी शादी से 13 साल पहले ही हो चुकी थी। मेरी ननद का बस एक ही बेटा था जो 15 साल का था। मेरे पति के हिंदुस्तान आने की खबर सुनकर वो हमसे मिलने बाई रोड आ रही थी कि अचानक से उनकी गाड़ी का एक हादसे से शिकार हो गई। ये खबर ऐसी थी कि हम पर कयामत बनकर टूटी थी। जब तक हम लोग अस्पताल पहुंचे थे, मेरी ननद और मेरे ननद का पति दोनों ही दुनिया से जा चुके थे। उनके बेटे की जिंदगी बच गई थी, लेकिन उसे चोटें बहुत आई थीं। रवि के माँ बाप तो पहले ही मर चुके थे। बस एक बहन थी, वो भी अब जा चुकी थी। रवि तो एकदम चुप से हो गए थे। बहुत बड़ा सदमा था जो हमें मिला था। मैं भी बहुत दुखी थी। फिर मेरी ननद का बेटा हार्दिक भी बहुत ही गुमसुम हो चुका था। उस बेचारे के तो माँ और बाप दोनों ही उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। मैं कभी उसे दिलासा देती तो कभी अपने पति रवि को। 1 महीना हमारा इसी गम में गुजरा था। हार्दिक का हमारे अलावा ददिहाल में एक चाचा और चाची थे। हार्दिक के चाचा को भी अपने भैया भाभी की मौत का बहुत दुख था। वो हार्दिक को अपने साथ भी ले जाना चाहते थे, लेकिन रवि भी हार्दिक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे, ये मेरी बहन की आखिरी निशानी है, मैं इसे अपने पास रखूंगा। और जब हार्दिक से पूछा गया तो उसने भी रवि के साथ रहना ही ज़्यादा पसंद किया था। इसलिए रवि हार्दिक को हमारे ही घर ले आए। हार्दिक के चाचा और चाची वापस अपने गांव चले गए थे। रवि ने अपने भांजे का एक बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला हमारे शहर में ही करवा दिया था। वो 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। रवि 1 महीने बाद ही वापस दुबई लौट गए थे। मैं और हार्दिक घर पर अकेले होते थे। वो हर वक्त बहुत उदास रहता था। मेरी कोशिश होती थी कि मैं उसे इस गम से बाहर निकालूं, लेकिन मैं जब भी उससे बात करती तो वो मुझे ठीक से जवाब भी नहीं देता था। उसका व्यवहार मुझसे ना जाने क्यों उखड़ा उखड़ा सा रहता था। हालांकि मेरी यही कोशिश होती कि वो मुझसे बातें किया करे, मुझे अपनी माँ समझे। चलो इस बहाने से ही मेरी ममता की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन हार्दिक तो मुझे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। जब वो मुझसे खिंचा खिंचा रहने लगा तो मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और उससे बातचीत करना कम कर दी। एक बार मैं उसके कमरे में उसे खाने का पूछने गई तो वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। मुझे देखकर उसने फ़ोन फ़ौरन से बंद कर दिया। जब मैंने पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे, तो कहने लगा, अपने फ्रेंड से। वो एकदम घबरा गया था, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने कहा, आकर खाना खा लो। वो ना जाने क्यों मुझसे अपना मोबाइल छुपा रहा था। अब मुझे उस पर कुछ शक सा हुआ था। मैं अब उसकी टोह में लग गई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा यह कदम मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। मैं रात को हार्दिक के कमरे में गई। वो सो रहा था। उसका मोबाइल ऑन करके देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि वहाँ तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ और तस्वीरें थीं जो मुझे शर्म से पानी पानी कर गई थीं। वो इतनी सी उम्र में ऐसी ऐसी चीज़ें कैसे देख सकता था? मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ था। उस पर गुस्सा भी बहुत आया था कि उसे शर्म नहीं आती ये सब कुछ देखते हुए। मैंने उसका मोबाइल लिया और अपने कमरे में रख लिया। अगले दिन हार्दिक बहुत परेशान था, शायद अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। शाम को मुझसे पूछने लगा, आपने मेरा मोबाइल कहीं देखा है? ये सुनकर मैंने उसे बुरी तरह डांट दिया। मैंने कहा, हार्दिक, तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है और जिस तरह की तुम वीडियो और तस्वीरें देखते हो, भूल जाओ कि मैं तुम्हें मोबाइल दूंगी। मेरे सख्त शब्दों पर वो मुझे कहर भरी नज़रों से घूरने लगा। मैंने उसे और भी ज़्यादा डांट दिया कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मामा से लगा दूंगी। वो मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे जिन नज़रों से देख रहा था ऐसा लग रहा था कि मुझे कच्चा ही चबा डालेगा। आंखों में गुस्सा भरे मुझे बुरी तरह घूर रहा था। बड़ा बेखौफ और निडर सा अंदाज था उसका।
उसके इस अंदाज को देखकर मैं भी बुरी तरह परेशानी का शिकार हुई थी। उसके तेवर ही कुछ ऐसे थे, लेकिन मैंने उसके सामने जाहिर नहीं होने दिया। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। अब तो उसने एक नया तमाशा पकड़ लिया था। रात के खाने के बाद वो घर से बाहर चला जाता और फिर रात को देर से घर आता। जब मैं वजह पूछती तो बिना जवाब दिए ही अपने कमरे से बाहर चला जाता। मुझे उसके इंतजार में देर तक जागना पड़ता था। बात अगर यहीं तक सीमित होती तब तो ठीक था, लेकिन वो तो मुझे हद से ज़्यादा परेशान करने लगा था। सुबह स्कूल जाते हुए अपना पूरा कमरा बिगाड़ के जाता था। हर वक्त कोई ना कोई मेरे लिए काम बढ़ाता ही रहता। मैं खाना बनाती तो वो खाने में 100 तरह की कमियां निकालता। कहता, कैसा अजीब सा गंदा सा खाना बनाया है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, मैंने नहीं खाना ये खाना, मुझे कुछ और बना कर दें। मैं तो उसकी हरकतें सहते सहते तंग होने लगी थी। मैं अगर उसे कभी बाजार जाने का कह देती कि कुछ सामान ले आओ तो वो साफ मना कर देता कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो हार्दिक की हरकतों से तंग सी आ गई थी। अजीब सा लड़का था, जिद्दी और अड़ियल टाइप का। मेरी बात मानना तो दूर, सुनना भी गवारा नहीं करता था। और एक बार तो हद हो गई। मैं रात को नींद से जागी, प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा था। जब मैं पानी पीने बाहर हॉल में आई तो हार्दिक टीवी लगाए एक बेहुदा सी अंग्रेजी मूवी म्यूट करके देख रहा था, साथ में सिगरेट भी पी रहा था। उसे शायद मेरे कमरे से बाहर आने की उम्मीद न थी, इसलिए बेफिक्र था। लेकिन मुझे देखकर एकदम से नर्वस होकर खड़ा हो गया। सिगरेट वाला हाथ उसने एकदम से पीछे कर लिया, लेकिन मैं सब कुछ देख चुकी थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था। ये लड़का तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। मैं गुस्से के मारे उसके पास आकर खड़ी हो गई और गुस्से में कहने लगी कि अपना हाथ आगे करो, क्या है तुम्हारे हाथ में। वो भी एकदम ढीठ बना खड़ा रहा और मुझे इग्नोर करता रहा। जब मैंने दोबारा पूछा तो बड़ी ही बदतमीजी से बोला, आप होती कौन है मुझसे पूछताछ करने वाली। मुझे गुस्सा आया था और मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और उसके हाथ को पकड़कर सिगरेट छीनकर जमीन पर फेंककर बुझा दी। फिर रिमोट से टीवी ऑफ किया, लेकिन मुझ पर तो हैरत का पहाड़ ही टूट पड़ा जब हार्दिक ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ा और गुस्से से लाल होती आंखों से बोला, आइंदा अगर मुझ पर हाथ उठाया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। मैं तो हार्दिक के ये तेवर देखकर हैरत के समंदर में डूब चुकी थी। इस कदर बदतमीज लड़का था वो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मुझे बड़े गुस्से से बोलकर वो अपने कमरे में चला गया था। गुस्सा तो मुझे भी बहुत था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गई थी। लेकिन फिर भी मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं तो उसे अपना बेटा समझकर उसके सारे काम करती थी। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब न कर ले, बस यही सोचकर मैं उसे गलत काम करने के लिए रोक रही थी। अगर आज मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था तो एक माँ की हैसियत से मारा था, ताकि उसकी आने वाली ज़िंदगी ख़राब ना हो। लेकिन शायद वो मुझे माँ समझता ही नहीं था। जब उसकी माँ और बाप का देहांत हुआ था और रवि उसे घर लेकर आए थे तो मैंने उसे अपनी माँ की ममता देनी चाहिए थी। उसका एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। लेकिन उस लड़के की तो बदतमीजियाँ ही ख़त्म नहीं होती थीं। मैंने अपने कमरे में आकर रवि से फ़ोन पर बात की। मैंने हार्दिक की सारी हरकतें, सारी बदतमीजियाँ उसे बता दी। वो कहने लगे कि तुम मेरी कल उससे बात करवा देना। मैंने कहा, अगर हार्दिक ने यही रवैया रखना है तो उसका इंतजाम कहीं और करवा दें। रवि ने कहा, मैं उसे खुद समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन जब मैं अपनी बात पर डटी रही कि रवि बात समझने की कोशिश करें, हार्दिक हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है, उसे सख्ती की ज़रूरत है, तो रवि मुझ पर ही गुस्सा करने लगे कि दोबारा अपने मुंह से ये बात कभी मत कहना कि मैं हार्दिक को अकेला छोड़ दूंगा। वो मेरी जिम्मेदारी है। अभी बच्चा है, थोड़ी बहुत बदतमीजी कर जाता होगा, लेकिन बिन माँ बाप का है, थोड़ा तो सहना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही ठीक हो जाएगा। रवि की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी बात समझने के बजाय वो उल्टा हार्दिक की साइड ले रहे थे, उसे सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि मैं भी नहीं चाहती थी कि हार्दिक को इस तरह अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन मजबूरी थी। जब तक उसे जमाने की कठिनाइयां सहने को ना मिलती वो सही रास्ते पर नहीं आ सकता था। खैर, मेरा अब रवि से कुछ भी कहना बेकार था। मैंने रवि से बस इतना ही कहा कि आप हार्दिक को समझाएं कि वो दोबारा मुझसे बदतमीजी ना करे। अगले दिन मैंने रवि को फ़ोन किया और हार्दिक के कमरे में गई। वो बेड पर ही बैठा था। मुझे कमरे में आते देखकर मुझे गुस्से से घूरने लगा। खैर, मैंने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, अपने मामा से बात करो। ये कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई थी और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। 15 से 20 मिनट बाद वो किचन में आया था। मेरा फ़ोन मेरे सामने रख दिया। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, नाक भी लाल थी, आंखों में भी नमी थी। ऐसा लग रहा था खूब रोया हो।
मैंने दिल में सोचा कि रो धो के उसने रवि से मेरी बुराइयां की होंगी और रवि को भी इस पर विश्वास आ गया होगा। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब वो बहुत ही धीरे से बोला, मामी मुझे माफ़ कर दें, मैं आगे से आपके साथ बदतमीजी नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। ये कहकर वो किचन से बाहर निकल गया। कुछ देर तो मैं उसे हैरत से जाता देखती रही। मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि हार्दिक मुझसे माफ़ी मांगेगा। मैंने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। हार्दिक ने बड़े ही प्यार और तमीज़ से खाना खाया था और खाने के बाद अपने बर्तन किचन में ले जाकर खुद से धोने लगा। मैं तो परेशान सी हो गई थी। ऐसा भी रवि ने उसे क्या कह दिया था कि वो एकदम ही तीर की तरह सीधा हो गया था। दूसरा हैरत का झटका मुझे उस समय लगा जब शाम के समय वो मुझसे पूछने लगा, मामी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता दें। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी हार्दिक के इस बदले हुए व्यवहार पर कि वो सुधर गया है। मैंने रात को उसकी पसंद का खाना बनाया ताकि उसका मूड भी ठीक हो जाए। मेरी कोई उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, मैं तो बस ये चाहती थी कि वो उल्टे सीधे काम ना करे और अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करे। अब हार्दिक मेरे साथ हल्की फुल्की बातें भी कर लेता था। अगर उसे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती तो मुझसे पूछ भी लेता था और मैं उसे समझा देती। मेरा व्यवहार उसके साथ ठीक होता चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि जब वो रात को एक दिन मेरे लिए जूस लेकर आया। कहने लगा, मैं ये आपके लिए लाया हूँ, आप इसे पियेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी खुशी खुशी वो जूस पी लिया। हालांकि वो जूस मैंने सोने से कुछ ही देर पहले पिया था, इसलिए मैं लेट कर सो गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो 9 बज रहे थे। मुझे खुद पर हैरत हुई कि मैं इतनी देर तक कैसे सोई रही। फिर मुझे एकदम से ख्याल आने लगा कि हार्दिक तो तब तक स्कूल के लिए नहीं जागता तब तक मैं उसे ना उठा दूं। इसीलिए मैं उसके कमरे में चली गई, लेकिन वो कमरे में नहीं था। उसका स्कूल बैग भी वहाँ मौजूद नहीं था। कमरे के बिखरे हुलिये से लग रहा था कि वो स्कूल जा चुका है। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि चलो ये लड़का कुछ तो जिम्मेदार हुआ। और जब वो वापस स्कूल से आया तो आते ही वो बड़े ही अच्छे मूड में था। खाने के बीच बीच में मुझसे बातें भी करने लगा। न जाने क्यों मुझे देखकर आज बार बार मुस्कुरा रहा था। जब मैंने उससे वजह पूछी तो कहने लगा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ हैरत सी हुई थी। आज तक तो उसने कभी मेरी ऐसी तारीफ नहीं की थी। मैंने कहा, खैर तो है, मैं तुम्हें क्यों अच्छी लगने लगी, तुम्हें तो मुझसे बड़ी नफरत हुआ करती थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, बस ऐसे ही, तब आप मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं। मैंने बात मजाक में टाल दी थी, लेकिन अब न जाने क्यों मुझे हार्दिक की नज़रें कुछ चुभने सी लगी थी। न जाने उसे क्या हो गया था कि वो मुझे टकटकी बांधे देखने लगा था। मैं पहले तो उसकी नज़रों को नज़रअंदाज करती रही, क्योंकि अब वो पहले की तरह मुझसे बदतमीजी नहीं करता था। देखने में उसका व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर का सफ़र करती रहती थीं। मैं उससे अब कतराने लगी थी, उसकी नज़रों से बचने लगी थी। वो 15 साल का था, लेकिन उसकी नज़रों की तेज़ी और बेबाकी मर्दों जैसी होती थी। एक बार हम रात का डिनर कर रहे थे, जब वो खाना खाते हुए लगातार मुझे ही देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर मुझसे कहने लगा, रवि मामा को आप बहुत मिस करती होंगी ना। मैंने कहा, हाँ, वो मुझे याद तो बहुत आते हैं। फिर वो मुझसे कहने लगा, जाहिर सी बात है, पति के बगैर एक साल गुजारा बड़ा मुश्किल काम होता है। कहाँ गुजारा होता होगा आपका, उनको याद करते हुए आपको रातों को नींदें भी नहीं आती होंगी। ये सुनकर मैं चौंक सी गई थी। उसने अजीब तरह के अंदाज में ये बात कही थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो मुझसे कहने लगा, आपके बाल बहुत लंबे और खूबसूरत हैं। उसकी तारीफ़ें अब मुझे बुरी लगने लगी थीं। मैंने उसे फ़ौरन से रोक दिया। मैंने कहा, हार्दिक, चुपचाप से खाना खाओ और फिजूल की बातें मत करो। वो हंसते हुए मुझे देखने लगा। एक बार मैं किचन में शाम की चाय बना रही थी कि उसने पीछे से आकर मेरे गले में बाहें डाल दी। मैं तो एकदम अचंभे में आ गई थी, हैरान रह गई थी उसकी इस हरकत पर। मैंने उसे पलट कर देखा तो वो उल्टा मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, मैंने तो आपको डरा दिया। और अपनी बात कह के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने कहा, हार्दिक, यह क्या बदतमीजी थी। कहने लगा, ये बदतमीजी नहीं, मुझे आप पर प्यार आ रहा था। आखिर आप मेरी मामी जो हैं। मैंने कहा, तुम जरा मुझसे दूरी पर रहा करो। ना जाने क्यों मैं अब उसकी नज़रों से परेशान होने लगी थी। वो कहने लगा, मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ। फिर उसने जेब से चॉकलेट निकाल कर मुझे खुद ही अपने हाथों से खिला दी। वो चॉकलेट कुछ अजीब से स्वाद की थी। हालांकि वो मेरे मुंह में डाल चुका था, इसलिए मुझे खानी पड़ी। लेकिन उसे खाते ही आधे घंटे बाद ही मेरा सर चकराने लगा था। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे सर के चक्कर तेज होने लगे थे। मैं वहीं लेट कर सो गई
और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए थे। हार्दिक मेरे ही बेड पर सोया हुआ था। वो यहाँ क्यों आया था? मेरे साथ क्यों सोया था? ये सब सोचकर मैं बुरी तरह से परेशान हो उठी थी। मैंने उसे जगाया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? लेकिन वो बहुत ही रिलैक्स था। कहने लगा, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आकर सो गया। मैं उसकी बात सुनकर आग बबूला हो गई। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बेड पर मेरे पास लेटकर सोने वाले? वो कहने लगा, मैं बच्चा ही तो हूँ, डर लग रहा था मामी जी, इसलिए आपके पास आ गया। वो चेहरे पर मासूमियत सजाए बोल रहा था। अब मैं उसे क्या जवाब देती? 1 महीने बाद ही मेरी तबीयत खराब सी रहने लगी थी। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो जो खबर उसने मुझे सुनाई, मैं चकरा कर रह गई थी। मैं उम्मीद से थी। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैं रोने लगी थी। मुझे पूरा विश्वास था ये सब हार्दिक का ही किया धरा है, क्योंकि वही मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाता था कि मैं सो जाती थी। मेरा जी चाहा कि मैं हार्दिक को जान से मार डालूं। ये क्या किया था उसने मेरे साथ? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्लिनिक से बाहर निकलकर मैंने अपने गिरते आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अंधेरी खाई में फेंक दिया हो। मुझे अब उसकी सारी बातें याद आने लगी थीं कि मामी, आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं, मुझे आपके बाल बहुत पसंद हैं। मेरे दिमाग में वो सारी बातें आने लगी थीं कि जब भी वो मुझे जूस पिलाता या बाजार से लाकर कोई भी चीज़ खिलाता तो कुछ ही देर बाद मुझे नींद आने लगती थी और मैं एकदम बेखबर नींद में चली जाती थी। और जब उठती तो सुबह ही मेरी आँख खुलती थी और उस समय मेरे बाल खुले होते थे। लेकिन उस वक्त मैं ज़्यादा गौर नहीं करती थी। मुझे घर के कामों की जल्दी होती थी। शायद वो मुझे ऐसी चीज़ें खिलाकर मेरे होश गुम कर देता था। मैं अपने होश में नहीं रहती थी। मुझे अब उसकी सारी अर्थपूर्ण बातें याद आने लगी थीं। वो मुझसे बोलता रहता था कि आप मामा को बहुत मिस करती हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है, आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं, वगैरह वगैरह। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। उसे जरा भी शर्म ना आई ऐसा घटिया खेल खेलते हुए। मैं रोते हुए घर पहुंची थी, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गई थी। मेरे सामने तो रवि खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैं क्या जवाब देती? मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ चुकी थी और उसे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे पति का सगा भांजा था। मैं अंदर आते ही रवि के साथ लगकर रोने लगी। वो समझे कि शायद मैं उन्हें अचानक देखकर इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। वो मुझे दिलासा देने लगे। हार्दिक भी मुझे समझाने लगा, बस करें मामी, कुछ तो शर्म करें आप अकेली नहीं हैं, मैं भी यहाँ ही मौजूद हूँ, मेरा ही कुछ ख्याल कर लें। मैं रवि के साथ लगी सिसक रही थी जब मेरे कानों में हार्दिक की ये शोक आवाज़ पड़ी थी। मैंने एकदम पलट कर देखा तो वो हंस रहा था। मेरा जी चाहा अभी कि अभी इस लड़के का मुंह नोच लूं, उसका गला दबाकर उसकी जान ले लूं। अगर आज रवि वापस ना आते तो सचमुच ही मैं उसकी जान ले लेती। उस कमीने ने क्या घटियापन का प्रदर्शन किया था मेरे साथ। मैं बड़े दर्द से गुजर रही थी। रात को जब रवि सो गए तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर हार्दिक के कमरे में आ गई। वो अभी मोबाइल देख रहा था और उसे देखने में इतना गुम था कि आसपास से बेखबर था। मैं उसके पास पहुंची तो वो ऐसी ही बेकार बेखुदा सी वीडियो देख रहा था। मैंने उससे चीखते हुए कहा और उसका मोबाइल छीन लिया। मैंने कहा, तुम बहुत ही घटिया और मक्कार इंसान हो। कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, तुमने मेरे साथ जो खेल खेला है तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैंने अपनी रिपोर्ट उसके मुंह पर मारी थी। उसने वो रिपोर्ट पकड़ी तो बेशर्मों की तरह मुस्कुराने लगा। फिर बोला, ये उस थप्पड़ का जवाब है जो आपने मेरे मुंह पर मारा था। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके हाथ से थप्पड़ खाऊंगा और खामोश बैठा रहूंगा? आप होती कौन थे मुझ पर हाथ उठाने वाली, मुझे मेरे कामों से रोकने वाली? वो गुस्से से बोल रहा था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, हार्दिक, मैंने तो तुम्हारा भला चाहा था हार्दिक, कि तुम बुराई से बच जाओ, इसीलिए तुम्हें बुरे कामों से रोकती थी। वो हंसने लगा। कहने लगा, मुझे आप शुरू से ही अच्छी लगती थी, लेकिन जब मामा यहाँ से चले गए तो मेरा दिल बार बार आपके करीब आने के लिए मचलता था, लेकिन फिर भी मैं आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप हर वक्त मुझ पर नज़र रखती थीं। फिर मुझे आप पर गुस्सा आने लगा था। आप मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती थीं और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं बच्चा नहीं था। और जब आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद आपने मेरी मामा से शिकायत भी लगा दी, मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए मैंने आपके साथ ये ड्रामा रचाया था और आपको बहाने से वो जूस पिला दिया। मेरा इरादा आपके साथ बस एक ही बार पाप करने का था, लेकिन मुझे रोज़ इस चीज़ की इच्छा होने लगी थी। मुझे आपकी आदत लग चुकी थी। मेरी नज़रें आप पर बदलने लगी थीं।
उसकी बातें मुझे दर्द दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर मेरी जान कोई खींच रहा है। इससे पहले मैं उसे कुछ जवाब देती, हार्दिक के कमरे का दरवाज़ा बड़े ही गुस्से से खोला गया था और सामने रवि गुस्से से खड़े थे। उन्हें देखकर तो हम दोनों की ही जान निकल गई थी। रवि गुस्से से अंदर दाखिल हुए और हार्दिक को मारने लगे। मैं पहले से ही रो रही थी। रवि ने हार्दिक को बहुत मारा। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं रवि मेरे ऊपर भी हाथ न उठा दें। रवि ने मुझसे गुस्से से कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैं वहाँ से निकल गई। रात भर रवि मेरे पास नहीं आए थे। मैं रोते धोते सो गई थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो रवि हार्दिक का सामान बांधे उसे बाहर ले गए और शाम को ही वापस लौटे थे। मुझसे कहने लगे, मैंने हार्दिक का हॉस्टल में दाखिला करवा दिया है और उसके चाचा को भी बता दिया है कि हार्दिक अपनी बाकी की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर करेगा और बाकी की जिम्मेदारी अब उसके चाचा ही उठाएंगे। मुझे माफ़ कर दो आरती, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा सगा भांजा तुम्हारे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं रोने लगी थी। हार्दिक ने मुझे सीने से लगाकर मुझे तसल्ली दी थी। कुछ दिन बाद ही रवि ने मेरा अबॉर्शन भी करवा दिया था। मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। उसके बाद मुझे छोड़कर दुबई भी नहीं गए थे। कहने लगे, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं दोबारा कभी हार्दिक की शक्ल भी नहीं देखी थी। समय धीरे धीरे गुजर गया था और मैं अपने दुखों को भूलने लगी थी और इस हादसे के 2 साल बाद भगवान ने मेरी सुनी थी और हमें एक प्यारा सा बच्चा दिया था। मैं अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी। बेटे को पाकर रवि भी बहुत खुश थे। जिंदगी की पुरानी कड़वाहटों को भूलकर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।